रहतपुर नाम का एक गांव था जहां मोनू अपनी पत्नी सुनीता और बेटे लक्ष्मण के साथ रहता था। मोनू अपने पिता के छोड़े हुए ढाबे को संभालने का काम करता था। उसी गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति भी रहता था जो अपनी पत्नी सुषमा के साथ अपना ढाबा चलाता था। आज भी हमारे ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया। आज भी कोई हमारे ढाबे पर खाने नहीं आया। सब उस सुरेश के ढाबे पर खाना खाने के लिए जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लक्ष्मण का दाखिला अच्छे विद्यालय में नहीं करा पाएंगे। चिंता मत कीजिए, अब बस मन लगाकर काम कीजिए। मैंने सुना है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सुनीता मोनू से बात करके घर जाने लगती है। घर जाते वक्त सुनीता को सुषमा मिल जाती है। अरे सुनीता, कैसी हो? और मोनू भाई साहब का ढाबा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं सुषमा, हमारे ढाबे पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आते हैं। सब तुम्हारे और सुरेश भाई साहब के ढाबे पर ही खाना खाने जाते हैं। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। मुझे लगता है भाई साहब को ढाबा छोड़कर कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए। उनके पिताजी जब ढाबा चलाते थे तब पूरा गांव उनके पास ही खाना खाने आता था, मगर शायद मोनू भाई साहब से ढाबा ठीक से चल नहीं रहा है। खैर चलो, मैं चलती हूँ। सुनीता, किसी और दिन मिलकर बातें करेंगे, ठीक है? ये कहकर सुषमा अपने ढाबे पर निकल जाती है। रात का समय हो जाता है और मोनू अपने ढाबे से घर लौट आता है। क्या हुआ, आप इतने निराश क्यों हैं? अब क्या बताऊं भाग्यवान, ढाबे पर कोई कमाई नहीं हो रही है और हमें लक्ष्मण को अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाना है। सोच रहा हूँ कि ढाबे को बेचकर कहीं और मजदूरी कर लूं। ढाबे के पैसों से मैं लक्ष्मण का दाखिला करा दूंगा और मजदूरी से अपना रोजाना का खर्च चलता रहेगा। मगर ये ढाबा पिताजी की आखिरी निशानी है। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान, ढाबे को बेचना तो मैं भी नहीं चाहता, मगर ये जरूरी है। कल सुबह ही जाकर मैं ढाबा किसी को बेच दूंगा। ये कहकर मोनू खाना खाकर गहरी नींद में सो जाता है। उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसके पिता उसे पुकार रहे हैं। मोनू, ओ मोनू। पिताजी, पिताजी, आप मुझे बहुत याद आते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका छोड़ा हुआ ढाबा नहीं चला पा रहा हूँ। बेटा, निराश क्यों होते हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने जाने से पहले एक उड़ने वाले ढाबे की योजना बनाई थी, जो मैंने अपने घर के पीछे एक संदूक में गाड़ कर रखी है और उसे बनाने के लिए कुछ पैसे भी रखे हैं। मैं तो उसे नहीं बना पाया, मगर तुम उस उड़ने वाले ढाबे को बनाकर मेरा अधूरा काम पूरा कर दो। चलो बेटा, मैं चलता हूँ। मेरे जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे आज भी इंतजार करना पसंद नहीं है। पिताजी रुकिए, मुझे आपसे और कई सारी बातें करनी है। मोनू की नींद खुल जाती है। वो घर के पीछे खुदाई करने लगता है। उसे वहाँ पर एक संदूक मिलता है। उस संदूक को जब मोनू खोलता है तो उसमें उसे उड़ने वाले ढाबे को कैसे बनाना है उसकी योजना लिखी होती है और उसे बनाने के लिए कुछ पैसे भी होते हैं। मोनू और सुनीता दोनों ही उड़ने वाला ढाबा बनाना शुरू कर देते हैं। पिताजी, आप और माँ ये क्या बना रहे हो? बेटा, हम उड़ने वाला ढाबा बना रहे हैं जिससे लोग आसमान में भी खाना खा सकेंगे और जिससे लोग हमारे ढाबे पर रोज आएंगे और हम तुम्हारा दाखिला अच्छे स्कूल में करवा देंगे। थोड़े ही दिनों में मोनू उड़ने वाला ढाबा बना लेता है जिसकी तारें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जुड़ी होती है। अरे ये क्या है, उड़न खटोला ढाबा? जी हाँ, ये ढाबा आसमान में उड़ता है जिससे कि ग्राहक खाने के साथ साथ आसमान की सैर भी कर सकते हैं। ऐसा है तो मैं इस ढाबे में खाना खाना चाहता हूँ। जैसे ही वो ग्राहक खाना खाने के लिए आता है, सुनीता ढाबे को उड़ाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे ढाबा आसमान में उड़ने लगता है।
ये ढाबा तो सच में उड़ रहा है। वाह, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरीके से खाना नहीं खाया। धीरे धीरे पूरे गांव में उड़ने वाले ढाबे के बारे में बातें होने लगती है। सारे गांव वाले मोनू के उड़न खटोला ढाबे में बैठकर खाना खाने आते हैं। थोड़े ही दिन बाद मोनू लक्ष्मण का भी अच्छे विद्यालय में दाखिला करा देता है। दूसरी ओर सुषमा और सुरेश के ढाबे पर लोगों का आना कम हो जाता है। जब से ये उड़ने वाला ढाबा मोनू और सुनीता ने खोला है, तब से हमारे ढाबे पर लोग खाना खाने आते ही नहीं हैं। मैंने सुना है कि उसने अपने बेटे लक्ष्मण का दाखिला भी अच्छे विद्यालय में करा दिया है। कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। मैंने ये भी सुना है कि इसका उड़ने वाला ढाबा किसी चाबी से चलता है। सुषमा, मेरे पास एक योजना है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। सुरेश सुषमा को योजना बताता है। थोड़ी देर बाद रात के समय जब मोनू और सुनीता दोनों ही घर पर रहते हैं, सुषमा सुनीता से मिलने आती है और उड़न खटोला ढाबे की चाबी वहीं टेबल पर पड़ी होती है। और सुनीता, सुना है कि तुम्हारा उड़ने वाला ढाबा काफी अच्छा चल रहा है और तुमने अपने बेटे लक्ष्मण का दाखिला भी अच्छे विद्यालय में करा दिया है। हाँ, ये सब ऊपर वाले की देन है। पिताजी का छोड़ा हुआ सपना मेरे पति ने पूरा कर दिया। सुनीता, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या तुम एक गिलास पानी ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आई। जैसे ही सुनीता पानी लेने रसोई घर में जाती है, सुषमा ढाबे की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो जाकर वो चाबी अपने पति सुरेश को दे देती है। वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो जवाब नहीं। अब सुबह होने से पहले ही हम उस उड़न खटोला ढाबे को शुरू करके पहाड़ों के बीच में अटका देंगे। ढाबे को शुरू करते ही हम उसमें से बाहर निकल जाएंगे। चलिए चलिए जल्दी, पतिदेव, सुबह होने वाली है। सुरेश और सुषमा दोनों ही ढाबे की ओर निकल जाते हैं और यहाँ मोनू गहरी नींद में सो रहा होता है। उसे सपने में दिखता है कि कोई उसे एक बार फिर पुकार रहा है। हर समय सोता रहता है। माँ, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। हाँ बेटा, वो तो दिख ही रहा है। तुम्हारे घर से तुम्हारे ढाबे की चाबी को चुरा लिया गया और तुम्हें भनक भी नहीं है। हमेशा की तरह तुम अभी भी लापरवाही हो। आपकी डांट सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बेटा। बहुत सो लिए, अब उठ जाओ। मोनू अपनी नींद से उठ जाता है और अपनी पत्नी सुनीता को भी उठाता है। दूसरी ओर सुषमा और सुरेश ढाबे पर पहुंच जाते हैं। अब आएगा मजा। बहुत ढाबा उड़ाने का शौक था ना। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसे हम आसमान में उड़ाकर रख देंगे, फिर ना कोई चढ़ पाएगा और ना कोई इसे नीचे उतार पाएगा। सुरेश और सुषमा दोनों ही ढाबे पर चढ़ जाते हैं। चढ़ते ही दोनों में से किसी को नहीं पता चलता है कि इसे शुरू कैसे करते हैं। तभी सुषमा को एक ढाबे पर एक नियंत्रण वस्तु दिखाई देती है। अजी सुनिए, यहाँ पर हैंडल नामक नियंत्रण वस्तु है। शायद यही इस ढाबे को उड़ाने के काम में आता है। हाँ, शायद इसी से ये ढाबा उड़ता है। मैं इस हैंडल को ऊपर करता हूँ और फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। सुरेश हैंडल को ऊपर खींचता है, मगर वो ऊपर नहीं होता है। सुरेश अपना पूरा दम लगाकर उस हैंडल को ऊपर करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दम लगाता है, हैंडल टूट जाता है और ढाबा तेजी से आसमान में चला जाता है। अरे अरे, हमें नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला। इस ढाबे को नीचे उतारिए। कैसे उतारूं? ये हैंडल ही टूट गया है। अब हम नीचे कैसे जाएंगे? ये हमारे साथ क्या हो गया? ये सब हमारी गलती है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। जब वे बात कर रहे थे,
वहाँ पर मोनू और सुनीता आ जाते हैं और सुषमा उन्हें ढाबे पर से देख लेती है। बचाओ, बचाओ सुनीता, हमें बचाओ, हम इस उड़ने वाले ढाबे पर फंस चुके हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो मोनू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों अपने ईर्ष्या में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हारे ढाबे को बंद करने के लिए तुम्हारे घर में चोरी कर बैठे। बातें तो होती रहेंगी, पहले तुम्हें नीचे उतारते हैं। उस हैंडल को नीचे करो, ऐसा करने से तुम नीचे आ जाओगे। वो हैंडल मुझसे टूट गया है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, एक काम करो, ढाबे की चाबी बंद कर दो और बाहर आ जाओ, जिससे ढाबा अपने आप नीचे आ जाएगा। जैसे ही सुरेश चाबी बंद करता है, ढाबा नीचे आ जाता है। सुरेश और सुषमा दोनों ही मोनू और उसकी पत्नी सुनीता से माफी मांग लेते हैं, जिस पर मोनू उनसे कहता है, तुमने अपनी गलती मान ली, मैं उसी से खुश हूँ। आगे से सुरेश और सुषमा दोनों ही अपना ढाबा ईमानदारी और निष्ठा से चलाना शुरू कर देते हैं।